इकोनॉमिक्स क्लास 12 सेमेस्टर 3 का नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो हम लोग कर रहे थे उसका आज डे 3 है, थर्ड क्लास है ना। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का आज थर्ड क्लास है। तो आज जो है हम लोग नेशनल इनकम से ही स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास हम लोग रियल इनकम और मनी इनकम तक किए थे, है ना। लास्ट क्लास रियल इनकम और मनी इनकम तक किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग से, नेशनल इनकम से। तो इकोनॉमिक्स क्लास 12 सेमेस्टर 3 नेशनल इनकम अकाउंटिंग का डे 3। तो देखो सबसे पहले ये समझना है कि सर नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है, व्हाट इज नेशनल इनकम। तो देखो नेशनल, ये देखो दो वर्ड है, ये दो वर्ड से आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा। पहला नेशनल, नेशनल का मतलब क्या होता है, नेशन। नेशनल का मतलब क्या हो गया, नेशन। और नेशन स्टैंड फॉर कंट्री, है ना, जैसे कि इंडिया, यूएस, सऊदी, ईरान, ठीक है। तो ये हो गया नेशन। और इनकम का मतलब अर्निंग कैपेसिटी, या कितना अर्न कर रहा है। तो नेशनल इनकम स्टैंड्स फॉर द इनकम ऑफ अ कंट्री। तो नेशनल इनकम देखो, नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड, नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न्ड बाय द सिटीजन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, जनरली 1 ईयर, थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो देखो नेशनल इनकम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ईयर में कंट्री में रहने वाले सिटीजन कितना कमा रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके, उसको ही बोला जाता है नेशनल इनकम। कंट्री के सिटीजन एक ईयर में प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो पूरा इनकम को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा नेशनल इनकम, पूरे कंट्री का इनकम। इट इज द सम टोटल ऑफ द मनी वैल्यू of all the goods and services produced by the citizen of a country during a particular year। अगर शॉर्ट में बोला जाए सर, तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इंडियन सिटीजन द्वारा बनाया जा रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में, वो सब गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू जो है उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। अब देखो हम बोले कि सर जितने भी लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं सिटीजन कंट्री का, एक साल में सबके इनकम को ऐड कर देंगे। अब यहां पे देखिए सर, टोटल हिंदुस्तान में 150 करोड़ का आबादी है, 150 करोड़ पीपल है। अब 150 करोड़ पीपल मिलकर कितना कमा रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल 4 ट्रिलियन यूएसडी, ये हो गया 4 ट्रिलियन यूएसडी हम लोगों का नेशनल इनकम। अब तुम बोलोगे सर 150 लोग थोड़ी, 150 करोड़ पीपल थोड़ी कमा रहे, उसमें से तो कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई पेशेंट है, कोई रिटायर्ड है, कोई हाउस वाइफ है। तो हम कब बोल रहे हैं 150 करोड़ मिलकर सभी, मतलब सबका कमाना जरूरी है। 150 करोड़ में से जितना भी सिटीजन है अर्न करे या ना करे, रिप्रेजेंट तो पूरा कंट्री को कर रहे हैं ना सब। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम लोग का फैमिली में 5 पीपल है, 5 लोग हैं। कोई तुमसे पूछा बाबू फैमिली इनकम क्या है, तुम बोले फैमिली इनकम मेरा 30,000 रुपया महीना का। 30,000, तो फिर तुम सोचोगे 30,000 तो सिर्फ पापा कमाते हैं, तो फैमिली में कमाने वाले सिर्फ पापा ही है, बाकी 4 लोग अर्न नहीं कर रहे। तो भले सिर्फ तुम्हारा पापा का इनकम है 30,000, बट एक्चुअली फैमिली में तो 5 लोग और है, 4 कुछ नहीं भी कर रहे तो भी वो फैमिली का पार्ट है। तो उन लोग को भी एक्सप्रेस किया जाएगा कि नहीं 5 आदमी मिलकर, मतलब फैमिली मिलकर 30,000 कमा रहे हैं। अब उसमें हो सकता है कोई बच्चा होगा, कोई हाउस वाइफ है, कोई जो है अर्न नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। तो उसी तरह नेशनल इनकम का मतलब होता है हम लोग का देश का पूरा फैमिली। अब जरूरी नहीं है फैमिली, जब हम लोग फैमिली इनकम बोलते हैं इसका क्या मतलब है, फैमिली में सब कमाता है? नहीं, जरूरी नहीं है सब कमाए।
उसी तरह जब हम नेशनल इनकम बोले तो जरूरी नहीं है कंट्री में सब कमाई, लेकिन कंट्री तो 150 करोड़ लोग से बना हुआ है, सिटीजन। तो जब हम नेशनल इनकम रिप्रेजेंट कर रहे बोल रहे तो वो पूरे कंट्री का इनकम है, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में कंट्री के सिटीजन जो अर्न कर रहे हैं वो सब को ऐड कर दो तो क्या आ गया, नेशनल इनकम। सर ऐड कैसे करेंगे, देखो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा लोगों ने, वेजेस मिला होगा, रेंट मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, प्रॉफिट मिला होगा, चार ही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चारों का इनकम को ऐड कर दो, आ गया नेशनल इनकम। अब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि बेगिंग से जो पैसा कमा रहा है क्या वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। सर लास्ट क्लास एक्सप्लेन किए थे, कोई भीख मांग के पैसा कमा रहे, 150 करोड़ में से मान लो 10 लाख भिखारी, ज्यादा ही होगा, 1 करोड़ भिखारी है, भीख मांग के कमा रहे हैं, तो क्या वो 1 करोड़ भिखारी का इनकम नेशनल इनकम में ऐड होगा। सर इंडिया में 150 करोड़ में से मान लो 1 करोड़ भिखारी है, तो आप तो बोले सर कि जितना भी सिटीजन है वो लोग का इनकम को ऐड कर दो, नेशनल इनकम आ गया। तो 1 करोड़ भी तो इंडियन ही है ना जो भीख मांग रहे हैं, तो क्या ये भिखारी लोग का इनकम नेशनल इनकम में ऐड होगा, नहीं होगा। कि नहीं, क्यों नहीं ऐड होगा सर, कमा तो वो भी रहा है। हम क्या बोले, वो लोग जो कंट्री के सिटीजन हैं, तो सर ये भिखारी भी तो सिटीजन ही है, प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके कमा रहे हैं। ये जो भीख मांग रहे हैं ये कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं। लास्ट क्लास एक्सप्लेन किए थे कि बेगर्स का जो इनकम है वो पर्सनल इनकम है, उसका नेशनल इनकम नहीं होगा। ऑल्दो वो कमा तो रहा है लेकिन वो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए बेगर का इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है ये सब। तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, व्रिप, देख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म व्रिप, वेजेस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। देखो यहां पे दे भी दिए हम, while calculating national income the following points must be considered। ट्रांसफर पेमेंट, भीख भी तो ट्रांसफर पेमेंट में ही आता है, लास्ट क्लास एक्सप्लेन किए थे। तो ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जैसे कि अभी ममता बनर्जी दे रही है, युवा साथी, ओल्ड एज पेंशन, रिलीफ पेमेंट्स जैसे कि लक्ष्मी भंडार, आर एक्सक्लूडेड एज दे आर नॉट जनरेटेड थ्रू प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेशनल इनकम को निकालने के वक्त ट्रांसफर पेमेंट्स ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब आपको बिना काम का मिल रहा है, फोकट का मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह कैपिटल गेन्स भी ऐड नहीं होता है। अब कैपिटल गेन्स क्या होता है, ये टैक्सेशन में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाला चैप्टर है, डिटेल में आपको समझ में आएगा। बट क्योंकि इकोनॉमिक्स आर्ट्स वाला स्टूडेंट का भी है, अब वो लोग तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं पड़ेगा, तो उन लोग के लिए हम शॉर्ट समराइज में आपको एक्सप्लेन करते हैं। कैपिटल गेन का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो आप कैपिटल एसेट्स को बेच कर कमाते हो। अब कैपिटल एसेट्स का मतलब वो होता है जो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स होता है, जैसे कि घर, लैंड, शेयर्स, सोना, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कैपिटल एसेट्स है। ये लॉन्ग टर्म के लिए आदमी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा बहुत पुराना एक जमीन था, तुम लिए थे 5 लाख रुपया में, 25 साल बाद उस जमीन का वैल्यू है 5 लाख से बढ़ के 2 करोड़ हो गया, तो तुम्हारा 1 करोड़ 95 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है ना, हुआ ना, 1 करोड़ 95 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन वो 1 करोड़ 95 लाख रुपीस नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। क्यों? ये एसेट अप्रिसिएशन की वजह से तुम कमाए, कुछ प्रोड्यूस करके नहीं कमाए। सोना तुम अभी बना के रख लिए, तुमको लग रहा है बहुत महंगा है, फिर भी तुम बना लिए 1.5 लाख रुपया का 10 ग्राम। 50 साल बाद जब तुम्हारा पोता आएगा उस वक्त यही 1.5 लाख रुपया सोना का दाम हो जाएगा 50 लाख रुपया, तो वो 48 तक 50,000 का प्रॉफिट कर लिया। प्रॉफिट तो किया है, इनकम उसका जनरेट हुआ है,
लेकिन वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी से नहीं हुआ, ये कैपिटल अप्रिसिएशन की वजह से हुआ। गॉट इट? क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? समझ में आया? उसी तरह हाउसवाइफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। हाउसवाइफ या होम मेकर, आपको पता ही होगा भाई। अब देखो घर में हम लोग के मम्मी हो गए, बहन हो गए, ये लोग सब कितना काम कर रही, लेकिन वो लोग का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में 0 है। क्यों? अब मम्मी तुम्हारा घर का काम करी, उनका बदले में उनको कुछ पैसा थोड़ी मिल रहा है, मिल रहा कुछ पैसा नहीं मिल रहा, तो उन लोग का नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन 0 है। तो हाउसवाइफ प्रोवाइड वैल्यूएबल सर्विस टू द फैमिली एंड सोसाइटी। हाउएवर वो लोग का सर्विसेज को हम लोग मार्केट में एक्सचेंज नहीं कर सकते, मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट या मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हाउसवाइफ का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो नील है, 0 है। ठीक है ना? अब देखो ये हम नहीं निकाले भाई, ये तो कोई देख के फेमिनिस्ट लोग गुस्सा हो जाएंगे, कैसे आप बोल दिए ये बात, 0 है, खाना नहीं बनाएंगे आप लोग, कैसे काम करिएगा, मां संभालती है पूरा। वो सब ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम में कोई कंट्रीब्यूशन उनका नहीं है। ठीक है ना? क्या लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो क्लियर हुआ? तो 3 पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम क्या, एक बार समरी दे देना। ठीक है? व्हाट इज नेशनल इनकम? सर नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, वो सबको ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। समझ में आ रहा है? तो एक साल में कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके जो भी पैसा कमाए हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, वो पूरा कंट्री के लोगों का एक साल का इनकम को तुम ऐड कर दो तो वो जो आएगा उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। ठीक है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट ऐड नहीं होता है। जैसे कि भिखारी भीख मांग रहा है तो कमा तो वो भी रहा, लेकिन उसका इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। ट्रांसफर पेमेंट जैसे कि स्कॉलरशिप का पैसा, ओल्ड एज का पैसा, लक्ष्मी भंडार, युवा साथी, कन्याश्री, ये सब का जो पैसा है ये भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। क्यों? ये सब पेमेंट जो अर्न कर रहा है उसके बदले में वो कोई प्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये सब ट्रांसफर पेमेंट है, तो ये भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। हाउसवाइफ का जो कंट्रीब्यूशन है, हमारी मम्मी हो गई, वाइफ हो गई, या फिर बहन हो गई, भाभी हो गई, ये लोग जो भी काम कर रहे हैं घर में, ये लोग का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बहुत है, लेकिन नेशनल इनकम में ये लोग का कंट्रीब्यूशन 0 है। क्यों? क्योंकि हाउसवाइफ का जो सर्विसेज है उसको आप मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, और जब कोई सर्विस को आप मॉनिटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो नेशनल इनकम में उनका कंट्रीब्यूशन होगा 0। क्लियर हो गया? समझ में आया? शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम। सर क्या मतलब है पर कैपिटा इनकम का? मतलब थोड़ा समझा दीजिए। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इन अ कंट्री। एक कंट्री में रहने वाले नागरिक का एवरेज क्या इनकम है साल का, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज इनकम। क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, फैमिली में 5 लोग हैं और इनकम कितना है फैमिली का? 30,000, तो ये हो गया नेशनल इनकम। पर पर्सन इनकम कितना हुआ? 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 6,000। मतलब एवरेज इनकम इस फैमिली में रहने वाले लोगों का है 6,000 रुपये। समझ में आ रहा है बात? तो एवरेज इनकम मतलब नेशनल इनकम को जब आप टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से डिवाइड कर दोगे तो आएगा मेरा पर कैपिटा इनकम। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया का नेशनल इनकम है $4 ट्रिलियन और इंडिया का पॉपुलेशन है 150 करोड़, तो $4 ट्रिलियन को 150 करोड़ से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा यहाँ पे ये है मेरा पर कैपिटा इनकम। मतलब एक एवरेज इंसान इंडिया में साल का इतना कमा रहा है।
अब एवरेज इंसान, एवरेज इनकम बोला गया इंसान का, एग्जैक्ट इनकम नहीं। अंबानी कितना कमाएगा, अंबानी इससे बहुत ज्यादा कमाएगा, कोई हो सकता है इससे बहुत कम कमा रहा है। अब इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम बोले भाई तुम लोग का टेस्ट लिए और एवरेज मार्क्स जो अकाउंट्स में आया है, जो 100 मार्क्स का टेस्ट लिए उसमें से एवरेज मार्क्स आया 55। अब कोई लड़का बोलेगा सर झूठ बोल रहे, एवरेज मार्क्स क्लास का 55 के हम तो 90 लाए। कोई बोलेगा सर मेरा तो 10 आया। तो भाई हम इंडिविजुअल थोड़ी बोल रहे, हम एवरेज बोल रहे। एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल जो क्लास का मार्क्स आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो एवरेज निकालने सभी को आता है, तो ये एवरेज बोला जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहे। मतलब इसके आसपास मोटा मोटी सबका है। क्लियर हुआ पॉइंट, कोई दिक्कत। अब देखो नेशनल इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट पर कैपिटा इनकम हो जाता है इकोनॉमिक कंडीशन को चेक करने के लिए। क्यों, अभी आप लोग देखे होंगे न्यूज में बहुत जोर चला है, इंडिया का नेशनल इनकम जो है वो जापान को क्रॉस कर दिया है। इंडिया का नेशनल इनकम जापान को क्रॉस कर दिया और सब ताली मार रहे, ये वाह मोदी जी, ऐसे करने लगा। बेवकूफ को ये नहीं पता भाई इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है और जापान का पॉपुलेशन हम लोग के आसपास भी नहीं है। इंडिया का पॉपुलेशन के बराबर चाइना का पॉपुलेशन है। आप चाइना से मिला के देखो किसका नेशनल इनकम ज्यादा है, तो हम लोग मिला रहे हैं जापान से। भाई जापान का पॉपुलेशन तो इंडिया से बहुत कम है, इंडिया का आधा का आधा है। जापान का पॉपुलेशन आई थिंक 8 या 10 करोड़ है, या उससे भी कम ही होगा अराउंड। समझ में आ रहा बात। तो अब देखो यहां पे दिख रहा है नेशनल इनकम कि इंडिया का नेशनल इनकम जापान को पीछे छोड़ दिया। भाई पॉपुलेशन क्या, देखो पॉपुलेशन ऑफ जापान, इट इज एग्जैक्ट हमको नहीं पता, बट पॉपुलेशन ऑफ जापान 12.4 करोड़, 12.5 करोड़ के आसपास है। चलो हम राउंड फिगर मान ले रहे, जितना तोपसिया में आदमी उसको भी ऐड करके 13 करोड़, ठीक है। 12.5-13 करोड़ है और इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है। हम लोग का 10% भी नहीं है, हम लोग का 10% भी नहीं है जापान का पॉपुलेशन। और हम लोग बोले ये नेशनल इनकम हम लोग का उससे ज्यादा हो गया। और पर कैपिटा इनकम वो निकाल के देखा, एवरेज इनकम किसका ज्यादा है। एवरेज इनकम इंडिया और जापान में आसमान जमीन का फर्क है। पर कैपिटा इनकम ऑफ जापान एंड इंडिया, देखो बेइज्जती के लिए रेडी रहो। देखो जापान नॉमिनल पर कैपिटा इनकम इज रफली 11 से 12 गुना हायर देन इंडिया। मतलब इंडिया का अगर एक एवरेज इनकम का एवरेज पर्सन का इनकम साल का 100 रुपया है, तो जापान का 1200 रुपया है, 12 गुना ज्यादा है। लेकिन नेशनल इनकम गवर्नमेंट ही नहीं बोलेगा कि नेशनल इनकम, बोलेगा पर कैपिटा इनकम नहीं बोलेगा, बोलेगा नेशनल इनकम तुम लोग से ज्यादा है ना, क्या पता तुमको। एवरेज इनकम देखिए, तो वही बात होगी कि भाई उसका घर में 10 आदमी रहने वाला है, वो लोग 50,000 रुपया कमा रहे हैं महीना का। और एक फैमिली है जिसका घर में 2 आदमी है, वो लोग 40,000 कमा रहा है। और ये वो लोग को नीचे दिखा रहे गरीब। भाई तेरा खाने वाला 50 है, 50,000 में 10 आदमी है, इसका 40,000 में 2 आदमी है, तो एवरेज इसका पर आदमी के पीछे 20,000 रुपया है फैमिली का, तेरा 5,000 रुपया है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो इसीलिए देखो पढ़ाई करने से तुम्हारा दिमाग खुलेगा। ये हम एंटी मतलब ये नहीं है कि अभी ऑनलाइन में कोई सोचता होगा सर तो मुसलमान है इसीलिए बुराई कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट रहे, जैसे यहाँ का ही तुम ले लो ना, कोलकाता का ही ले लो या वेस्ट बंगाल का ही ले लो, गवर्नमेंट कंपेयर करेगा स्टेट का जीडीपी वेस्ट बंगाल को और मान लो कोई दूसरा स्टेट है गोवा से। भाई गोवा का पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल से कितना छोटा है ना। अब पर कैपिटा इनकम को ये करो, मैच करो। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे अगर हम आप लोग का टेस्ट ले रहे तो हम लोग परसेंटेज कंपेयर करते हैं, परसेंटेज किसने कितना आया बोलो तो। क्यों, क्योंकि सब आप लोग 5 पेपर का 6 पेपर का एग्जाम दिए हो, नंबर ऑफ मार्क्स सबका सेम है। कोई स्टूडेंट है 300 मार्क्स का एग्जाम दिया, उसका आया 270,
और कोई स्टूडेंट है वो एग्जाम दिया 500 मार्क्स का और उसका आया 280, तुम बोलेगा वाह ये लड़का 280 लाया, ये देखो 270 ही लाया, हटाओ इसको। भाई वो 300 में 270 लाया, वो 500 में 280 लाया, तो इसका बेटर हुआ ना परसेंटेज वाइज, एवरेज वाइज। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये सब चीज को आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, डिटेल में समझना है, ताकि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना दे। इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स आपका जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको कोई आके बेवकूफ समझा के नहीं चले जाए। वो तुमको पूरा दिखाएगा डेटा, तुम भी देखोगे हाँ यार बात तो सही है जी, वहाँ का नेशनल इनकम से तुम लोग का ज्यादा हो गया, तो क्या करें, कल से कोई जापानीज लोग को बुला लेगा या मजदूरी उजदूरी करने, हम लोग तो अब अमीर कंट्री बन गए। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, जब हम टोटल पॉपुलेशन बोल रहे तो इसका ये मतलब नहीं है जो लोग काम कर रहे हैं, काम करे या ना करे वो भी आएगा। इसलिए देखो हम एग्जाम्पल बहुत सारा बुक में दिए, ये बुक को बनाने में बहुत दिमाग यूज हुआ एक एक पेज में, ताकि बच्चा जब रीड करे तो सेल्फ सफिशिएंट रहे उसके लिए। एग्जाम्पल दिया, सपोज नेशनल इनकम एक कंट्री का 8 लाख है और उसका पॉपुलेशन है 1000, लेकिन 1000 में से 700 लोग ही काम करते हैं, 300 लोग काम नहीं करते हैं। तो अब सियाना बन के ये नहीं करना 8 लाख डिवाइडेड बाय 700, काम तो 700 कर रहा है भाई, है तो 1000 ना। तो नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो 8 लाख को 1000 से ही डिवाइड करेंगे, 700 से डिवाइड नहीं कर देना है। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन काम करे या नहीं करे उससे हमको लेना देना नहीं है। फैमिली इनकम जब बोलते हैं तो क्या जो कमाते हैं सिर्फ उसको लेते हैं या जो नहीं है। अब मान लो तुम्हारा कोई भाई है जो एक नंबर का जो है छपरी टाइप का है, ठीक है, एकदम नल्ला बेरोजगार है, लेकिन है तो वो भी फैमिली का ही ना हिस्सा, फैमिली का हिस्सा है ना। तो जब तुम फैमिली बोलते हो तो उसको भी कंसिडर करते हो ना। अब भले वो बेरोजगार है लेकिन अब क्या करेंगे, है तो भाई अपना, समझ में आया। तो उसी तरह अनएम्प्लॉयड लोग जो है कंट्री का, वो भी तो कंट्री का हिस्सा है ना, वो भी तो कंट्री का हिस्सा है ना भाई, तो उसको भी कंसिडर करेंगे पर कैपिटा इनकम के। अब देखो ये नल्ला बेरोजगार लोग की वजह से हम लोग का नेशनल इनकम कम हो गया। अब ये भी 300 लोग अगर कुछ काम करता तो तुम्हारा कंट्री का एवरेज इनकम कुछ तो बढ़ता। अब जैसे तुम्हारा भाई है रील देखने वाला, अगर वो भी कुछ काम करे तो तुम्हारा फैमिली का इनकम थोड़ा बढ़ेगा ना, लेकिन वो दिन भर रील स्क्रोल कर रहे, 12 बजे उठ रहे, 2 बजे थक के फिर सो जा रहे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, तुम्हारा फैमिली का इनकम भी डाउन हुआ, तुम्हारा फैमिली का एवरेज इनकम भी कम हुआ। इसीलिए बोला जाता है भाई प्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो। तुम पूरा हफ्ता कुछ कर रहे नहीं हो, फिर संडे को रेस्ट भी कर रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा ना, काम वाम तो करना ही होगा। पूरा हफ्ता कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन संडे को छुट्टी मना रहे हैं, आज संडे है, ये क्या है बोलो। तो यहां तक क्लियर, कोई डाउट? नेशनल इनकम पूरा क्लियर, पर कैपिटल इनकम पूरा क्लियर। अब आते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वर्ड आप बहुत सुने होंगे, जीडीपी है ना, न्यूज में यहाँ पे जीडीपी इतना, जीडीपी इतना। क्या मतलब जीडीपी? आधा से ज्यादा तो जीडीपी का फुल फॉर्म ही नहीं पता। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मीनिंग क्या है? देखो, जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल में कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुआ है, वो सब गुड्स एंड सर्विसेज का जो मनी वैल्यू है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। एक साल में कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, वो सब गुड्स एंड सर्विसेज का जब वैल्यू को हम मनी में एक्सप्रेस करके ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, याद रखना है, कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी सामान बन रहा है, और कोई भी बना रहा है, जरूरी नहीं कि इंडियन बनाए, कोई बांग्लादेशी आके बना रहा है, नेपाली आके बना रहा है, ठीक है, अफ्रीकन आकर कोई बना रहा है, यूएस से कुछ आकर कोई बना रहा है, बन कहां रहा है? कंट्री के बाउंड्री के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीडीपी, ठीक है। और जीडीपी में हमेशा फाइनल गुड्स ऐड होता है, इंटरमीडिएट गुड्स ऐड
नहीं होगा। इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू ऐड नहीं होगा। जैसे कि कार का वैल्यू ऐड होगा, टायर का वैल्यू ऐड नहीं होगा। क्यों? जब हम कार का वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो कार में टायर तो ऑलरेडी आ गए। समझ में आ रहा है बात? अभी मान लो हम मैट, तुमको बोले बाबू ये मेरा मैट खरीदोगे 200 रुपए लेंगे, तुम बोले हाँ सर ठीक है। फिर बोले मैट का 200 प्लस हम ये अभी जेरोक्स करवाए, प्रिंट आउट करवाए, उसमें मेरा 100 रुपये लगा, और ये जो तुम्हारा स्पाइरल बाइंडिंग करवा के दिए इसमें 150 रुपया लगा, 50 रुपये लगा, प्लस मेरा आने जाने में 50 लगा, तो 200 रुपये मैट को और 200 जो मेरा इस सब में खर्चा हुआ दे दो, तो तुम दे दोगे? तुम लोग क्या हुआ सर, इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है। आप मैट का पैसा ले रहे, तो मैट का क्या चीज का पैसा दे रहे? वही सब का तो दे रहे, स्पाइरल बाइंडिंग का, जेरोक्स का, आने जाने का भाड़ा आपका, है ना। तो जब हम मैट का पैसा ले रहे तो मैट में ऑलरेडी ये सब तो ऐड है। तो जो उसी तरह से इंटरमीडिएट गुड्स का हम अलग से वैल्यू इसलिए नहीं ऐड करते हैं बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स तो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में है। समझ में आ रहा बात? कार में तो ऑलरेडी टायर लगा हुआ है, तो टायर का वैल्यू को वापस से क्यों ऐड करेंगे? तब तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा ना, एक चीज को 2 बार काउंट हो जाएगा। तो समझ में आया बात? जीडीपी इंक्लूड्स प्रोडक्शन विद इन द कंट्रीज बॉर्डर। कौन बना रहे डजेंट मैटर, बन कहां रहा है? विद इन द कंट्रीज बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर का अंदर बन रहा है। चाहे इंडियन बना रहा हो या इंडिया का कोई दूसरा कंट्री बना रहा हो, कोई दूसरा सिटीजन कोई कंट्री का बना रहा हो, डजेंट मैटर। नेक्स्ट इज जीएनपी। अब देखो जीडीपी और जीएनपी में एक पॉइंट का सिर्फ डिफरेंस है। जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो गुड्स का वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं जो कंट्री के बाउंड्री के अंदर बना है। जीएनपी में वो गुड्स का वैल्यू को ऐड करेंगे जो कंट्री का सिटीजन बनाया हो, फिर चाहे वो कंट्री के बाउंड्री के अंदर बना हो या कंट्री के बाउंड्री के बाहर बना हो। तो जीएनपी जो है ना, एक्चुअली इसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? अभी नेशनल इनकम ऊपर में एक्सप्लेन किए थे ना, यही है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स, मतलब सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, वेदर दे प्रोड्यूस इनसाइड और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब इंडियंस बना रहा हो, चाहे इंडिया में बनाए या इंडिया के बाहर बनाए, उस गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीएनपी। ठीक है। तो देखिए आप लोग को अब हम जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस एकदम शॉर्ट में बताते हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, वो सब गुड्स एंड सर्विसेज का मनी वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो जो आएगा उसको हम लोग बोल लेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में बना हो, अब चाहे वो इंडियन बना रहा हो या कोई दूसरे कंट्री का सिटीजन बना रहा हो, लेकिन बना कहां रहा है? इंडिया के बाउंड्री के अंदर। तो उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो मनी वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में कंट्री का जो सिटीजन है वो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो कंट्री के बाउंड्री के अंदर करे या कोई दूसरे कंट्री में प्रोड्यूस कर रहा हो, लेकिन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सिटीजन ऑफ द कंट्री, इंडियन कर रहा है। तो वो सब गुड्स एंड सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस हो रहा है बाय इंडियन सिटीजन, वो सब का मनी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी में क्या है? इंडिया के बाउंड्री के अंदर में एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना है, अब वो इंडियन बनाए या कोई दूसरे कंट्री का सिटीजन बनाए, वो सब का वैल्यू को बोलेंगे जीडीपी में ऐड हो रहा है। और एक पर्टिकुलर ईयर में इंडियंस द्वारा, इंडियन सिटीजन जो बना रहा है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर ईयर में, अब वो इंडिया के बाउंड्री के अंदर बने या इंडिया के बाउंड्री के बाहर बने, लेकिन बना कौन रहा है? इंडियंस बना रहा है। तो वो सबका गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को हम लोग बोलेंगे जीएनपी। तो जीडीपी में इंडिया में बन रहा है और जीएनपी में इंडियन बना रहा है। जीडीपी में लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के बाउंड्री के अंदर बनना चाहिए, और जीएनपी में सिटीजन इंपॉर्टेंट है
कि बना इंडियन रहा हो, अब भले वो इंडिया में बना या कोई दूसरे कंट्री में बना। क्लियर हो रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस? जैसे कि देखो अभी आईपीएल चल रहा है, अब आईपीएल में आगे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा कोई फॉरेन कंट्री का ये खेल रहा है, ठीक है ना, फॉरेन कंट्री का क्रिकेटर लोग खेल रहे हैं ना, अब वो लोग तो इंडिया से कमा रहे हैं, तो वो लोग का जो मनी वैल्यू है, वो लोग का जो इनकम है, क्या वो जीडीपी में ऐड होगा? हाँ सर, जीडीपी में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर से कमा रहे हैं ना, इंडिया के बाउंड्री में सर्विसेज प्रोड्यूस करके कमा रहे हैं। क्या वो जीएनपी में ऐड होगा? नहीं सर, क्योंकि इंडियन नहीं है ना, वो लोग तो ऑस्ट्रेलियन है, वो लोग तो साउथ अफ्रीकन है, वो लोग तो इंग्लैंड से है, वो लोग तो वेस्ट इंडियन है, इंडिया से तो नहीं। तो इंडियन अगर कमा रहा है तब वो जीएनपी में ऐड होता है, लेकिन अगर इंडियन नहीं है, कोई फॉरेन है, फॉरेनर है, तो वो जीडीपी में तो ऐड होगा इंडिया से कमा रहे तो, लेकिन जीएनपी में ऐड नहीं होगा। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है, जीडीपी जीएनपी का। तो देखो यहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन भी किए की डिफरेंस क्या है जीडीपी और जीएनपी में। सर जीडीपी बेस्ड ऑन लोकेशन ऑन प्रोडक्शन, जीएनपी बेस्ड ऑन ओनरशिप नेशनल। क्लियर हुआ? अब रिलेशनशिप क्या है? क्लोज और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो ही रही है, तब तो ना बाहर का कोई यहाँ है ना यहाँ का कोई बाहर है, तो जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ना ही तुम्हारा कंट्री का कोई आदमी बाहर जाके बना रहा है, ना बाहर का कोई कंट्री का आदमी आके तुम्हारे यहाँ पे है, तो यहाँ पे जीडीपी और जीएनपी बराबर हो गई क्लोज्ड इकोनॉमी में। लेकिन ओपन इकोनॉमी में जीडीपी और जीएनपी बराबर नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ होता है ना, तो वहां उस केस में क्या होगा? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस है, मतलब जो आ रहा है ऐड करो, जो जा रहा है माइनस करो। जीडीपी प्लस जो आया ऐड करो, जो गया माइनस करो, जो बच गया वो हो गया क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? अब देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, 2 पॉइंट आप लोग को एकदम याद रखना है। ग्रॉस से कोई भी ग्रॉस फिगर है उससे आपको नेट में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, तुम चले जाओगे नेट फिगर में। फॉर्मूला याद रखने का तरीका है बाबू इसे। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। उसी तरह जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, क्या करेंगे? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, आगे एनएनपी। समझ में आ रहा है? शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं ये सब, फॉर्मूला याद रखने का। ग्रॉस से नेट में जाना है, क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन माइनस। नेट से ग्रॉस में जाना है, डेप्रिसिएशन प्लस। समझ में आए? तो डेप्रिसिएशन प्लस, सिंपल। उसी तरह एनएनपी, तो जीएनपी से एनएनपी कैसे जाएंगे ये भी बता दिए, ठीक है। तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, एकदम सिंपल। वो लोग ये इतना फॉर्मूला याद करेंगे भाई, तो 2-3 ट्रिक याद करना, पूरा फॉर्मूला याद करवा देंगे। 2-3 ट्रिक बस याद रखना है, ठीक है। तो आसान हो रहा है थोड़ा। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। अब आते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का क्या मतलब है? देखो, जब जीडीपी कैलकुलेट होता है, जब हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करेंट ईयर का प्राइस को यूज करके, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है, वो कौन सा ईयर का प्राइस को कैलकुलेट कर रहे हैं? करेंट ईयर का प्राइस लेकर, तो ये हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी, ठीक है ना। अब देखो इसमें, in order to calculate GDP for a year, of a year for an economy, if you take the volume of production of goods and services within the economy during the year, multiply by their prices in that year, उस ईयर में जो दाम था
उस ईयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आएगा उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। और जीएनपी एट करेंट प्राइस, क्या बोलेंगे? जीएनपी एट, मतलब जिस साल का प्रोडक्शन है उस साल का वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि मान लो 2026 में 2 कार प्रोड्यूस हुआ और कार का वैल्यू था 10 लाख, तो ये हो गया 20 लाख। उस वक्त 2026 में इसका वैल्यू था 20 लाख, तो ये हो गया नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी, अब रियल जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस मतलब, अब देखो, एक ईयर को बेस ईयर पकड़ लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2020 को हम बेस ईयर पकड़ लिए। 2020 में कार का जो वैल्यू था वो था 6 लाख, तो 2 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है तो हो गया 12 लाख। मेरा जीडीपी है 12 लाख। तो कौन सा प्राइस को बेस पकड़े? अब 2027 में 3 कार प्रोड्यूस हुआ तो रियल जीडीपी हो जाएगा इंटू 6 लाख 18 लाख। लेकिन 2027 में इस गाड़ी का जो वैल्यू अभी 11 लाख है, तो नॉमिनल जीडीपी है 33 लाख। समझ में आ रहा है? नॉमिनल जीडीपी का मतलब जिस ईयर का प्रोडक्शन है उस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होगा। रियल जीडीपी मतलब एक बेस ईयर होगा, पिछला गवर्नमेंट एक बेस ईयर डिसाइड करता है, उस बेस ईयर के प्राइस के साथ कंपेयर किया जाएगा प्रोडक्शन को। ठीक है, अब गवर्नमेंट जनरली बेस ईयर इसलिए रखता है ताकि एग्जैक्टली हमको पता चले कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देखो यहां अगर तुम रियल जीडीपी लोगे 33 लाख, तो लगेगा कितना इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर 20 लाख था, अभी 33 लाख हो गया। बट भाई अगर आप बेस ईयर से कंपेयर करोगे तो एक्चुअली में सिर्फ एक ही कार का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है ना। अमाउंट देख के तुमको लग रहा है 13 लाख बढ़ गया, बट यूनिट के हिसाब से सिर्फ एक कार का प्रोडक्शन बढ़ा है। तो इस बेस ईयर इसलिए माना जाता है ताकि हम लोग एक्चुअल जो प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो देख सके। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब टोटल जो खर्च है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन एई इज द टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स। मतलब जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसमें जो खर्च किया गया है उसको बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर ईयर में। इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर को जोड़ा जा रहा है, अनसोल्ड गुड्स को अकाउंट में लिया नहीं जा रहा है। ठीक है ना? तो पार्ट ऑफ आउटपुट सोल्ड उसको कैलकुलेट किया जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम 10 कार बनाई, बिका कितना? 7 कार, तो 7 कार में जो खर्च हुआ है वो है टोटल एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सर लेकिन बनाए तो 10 कार का खर्च जोड़ेंगे ना? नहीं बाबू, 3 कार तो बिका ही नहीं है, तो ये अनसोल्ड स्टॉक है। जो अनसोल्ड स्टॉक है उसका अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगा। समझ में आया बाबू? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब नेट एक्सपोर्ट, ये ऑलरेडी हम बता दिए। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अब देखो टोटल एक्सपोर्ट तुम किए, कंट्री से बाहर गया 100 करोड़ का माल, इंपोर्ट अंदर आया 80 करोड़ का माल। तो एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। 100 माइनस 80 कितना हो गया? 20 करोड़। ये 20 करोड़ है नेट एक्सपोर्ट। क्या है? ये नेगेटिव में भी हो सकता है। ये 100 करोड़ है, ये 180 करोड़ है, तो ये कहां से आ जाएगा? 100 और 180 माइनस 80 करोड़। 80 करोड़ क्या हो गया? माइनस में चली गया नेट एक्सपोर्ट। समझ में आ रहा है? तो नेट एक्सपोर्ट माइनस का मतलब है मंगवा ज्यादा रहे हो, बेच कम रहे हो। और नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव का मतलब बेच ज्यादा रहे हैं, खरीद कम रहे हो। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब ही है एक्सपोर्ट
मतलब जो बेचे कंट्री के बाहर माइनस इंपोर्ट जो दूसरे कंट्री से खरीदे। हाँ, तो वो अगर रहेगा तो नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव, और अगर एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट ज्यादा है तो नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव। समझ में आया? सिंपल, क्लियर हो गया? तो जरूरी नहीं है नेट एक्सपोर्ट हमेशा पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव भी हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? देख रहे हो एकदम बड़ा बड़ा करके लिख दिया रेड में, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। अब देखो, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बड़ा है तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट्स, नेशनल इनकम ज्यादा है डोमेस्टिक इनकम से। जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है नेगेटिव नेट एक्सपोर्ट, और जब दोनों बराबर है तो नेट एक्सपोर्ट जीरो, मतलब जितना जा रहा है उतना आ रहा है। क्लियर? अब जो क्विक रिवीजन टेबल भी दे दिया है शॉर्ट में, एकदम काट के ले जाना है, इसीलिए छोटा में लिख के दिए। समझ गए? तो मोइन छोटा सा टेबल बना के दिए, काट लेना है एग्जाम के टाइम। जीडीपी कॉन्सेप्ट, क्या फॉर्मूला है इसका? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। जीएनपी कैसे निकलेगा? देखो, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनडीपी जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। एनएनपी जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना? इसको ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी, करेंट ईयर, रियल जीडीपी, बेस ईयर, पर कैपिटा इनकम, नेट एक्सपोर्ट, जो एक्सप्लेन किया आज शॉर्ट में एकदम दिया हुआ क्विक रिवीजन टेबल, है ना? कोई डाउट? और देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा जिसको चोरी चमारी नहीं करना है तो वो अपना यहां से भी पढ़ सकता है, एक जगह में आपको पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है? जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, क्या रिलेशन है सब दे दिया है यहाँ पे पूरा। अभी तो हम आप लोग को यहीं तक ही एक्सप्लेन किए हैं, ये सब, सॉरी यहाँ तक नहीं, ये सब भी तो किए। अब देखो, दो हम तुम लोग को शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम आप लोगों को मेजरिंग नेशनल इनकम एक्सप्लेन करेंगे। दो आप लोग को शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, याद रखिएगा एकदम। पहला, नंबर 1 हम बता ही दिए आप लोगों को, क्या बता दिए? सर ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करना होगा? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ये तो आप लोग को बता ही दिए। दूसरा एक और शॉर्टकट तरीका, कोई भी चीज दिया हुआ है और वो फैक्टर कॉस्ट में है, उससे अगर मार्केट प्राइस में जाना है, देख रहे हो जीएनपी एफसी, अब तुमको जीएनपी एमपी निकालनी बोले तो क्या करेंगे? तो फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस में जाना है तो करना होगा आपको फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, माइनस फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, अब बहुत जगह इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को सब्सटीट्यूट करके लिखा जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। है देखो यहां पे जीएनपी एफसी चाहिए आपको, तो जीएनपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर जीएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस, सब ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखा इसीलिए माइनस सब्सिडी दिया हुआ है। तो देख रहे हो, समझ में आया कि भाई फैक्टर कॉस्ट से, सॉरी फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है मार्केट प्राइस को यूज करके, तो कैसे करके होगा, ठीक है ना? तो ये दो ट्रिक अगर आप याद रखते हो आपका मिस्टेक नहीं होगा। और यहां पे हम शॉर्ट में दे भी दिए, देखो जीएनपी एमपी दिया हुआ, जीएनपी एफसी चाहिए तो जीएनपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी ब्रैकेट। जीडीपी एमपी दिया हुआ है, जीडीपी एफसी निकालना, कैसे निकलेगा सर? जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
एनडीपी एमपी दिया हुआ है, एनडीपी एफसी चाहिए, तो एनडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, एकदम इजी है। जीएनपी एमपी दिया हुआ है, जीएनआई दिया हुआ है सॉरी, और ये एनएनआई निकल, मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम दिया हुआ है, तुमको नेट नेशनल इनकम निकालना, तो ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। तो देख के तुमको लग रहा है ना कि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली इस फॉर्मूला में ट्रिक है, जो ट्रिक आप पकड़ लिए आपका काम हो गया, खत्म। समझ में आया? कोई दिक्कत? हम लोग यहाँ तक रखते हैं, आपका काम है भाई नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ तक एकदम पढ़ के आइए 100%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, अलग अलग मेथड आप लोग को सिखाएंगे नेशनल इनकम को मेजर करने का। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप लोग को पढ़ाएंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे। फिर न्यूमेरिकल्स भी है, देख रहे हो फॉर्मूला, जीडीपी-एफसी दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, जीडीपी-एमपी निकालो। अभी हम क्या बोले, जीडीपी-एफसी इज इक्वल टू जीडीपी-एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी-एमपी कितना है, नहीं दिया हुआ है। जीडीपी-एफसी कितना है, 70,000 करोड़। जीडीपी-एमपी नहीं पता। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, ये इधर चले गया, 70,000 प्लस 700 इज इक्वल टू जीडीपी-एमपी, जो कि हो गया 70,700 करोड़। आ गया आंसर। एमसीक्यू में ये सब रहेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आया? तो भी हम एक करके दिखाए, पूरा हम लोग का ये सम्स करना होगा, ऐसा नहीं है एक दो करने से नहीं होगा। जितना क्वेश्चन है 22 का 22 क्वेश्चन करवाएंगे। वहां पे देखिए हम बॉक्स बना बना के इसीलिए रखे ताकि पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन रहेगा, उसको पेंसिल से करना, ठीक है, पेन से मत करना, क्योंकि जब बुक बेचोगे फिर दोबारा तो काम आएगा ना वो। देखो जितना क्वेश्चन है ये सब प्रिपेयर किया हुआ है एमसीक्यू के हिसाब से, क्योंकि देखो एमसीक्यू में पहले क्या था, हम लोग 6-6 मार्क्स का क्वेश्चन करवा देते, अभी 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में थोड़ी आएगा, एक एक 2-2 लाइन वाला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये सब करवाने के बाद फिर यहाँ से एमसीक्यू डाउनलोड करवा के आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, फिर चैप्टर टेस्ट लेंगे, ठीक है, और हर टेस्ट का रिकॉर्ड आपका रहेगा। चलिए तब ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोई भी अगर आप लोग को डाउट है तो हमसे आप लोग पूछ सकते हैं।